हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन में हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें हम फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्ती में हो रहा है। पत्ती में कहाँ? मेसोफिल सेल में हो रहा है। मेसोफिल सेल में कहाँ हो रहा है? आपने कहा जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा है, क्योंकि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, और इन फोटोसिस्टम में यहाँ पे क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। अब आपको एक चीज पता चली है, यहाँ पे क्या पता चली है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं ले रहा है, बल्कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सारे पिगमेंट भाग लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये आपको समझ में आया? ठीक है। दूसरी बात हमने ये समझी है कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल है उसका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और हर पिगमेंट जो है वो एक फिक्स वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को पास करता है अदर जो पिगमेंट है उनमें पास करता रहता है, और ऐसे कर करके ये रिएक्शन सेंटर, ये एंटीना बनाते हैं। एट लास्ट जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को दी जाती है। अब जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड होता है या सेकेंड एंड फर्स्ट हमें पढ़ना चाहिए। अब अच्छा, इसके फर्स्ट और सेकंड नाम क्यों दिए गए होंगे? इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे दिए गए होंगे। ठीक है, हमने कहा फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में क्या डिफरेंस होता है? एक तो ये है कि क्लोरोफिल ए जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, एंजाइम्स इनमें अलग होते हैं। ये बात हो गई है। अब ये काम कैसे करते हैं इधर देखो, इसी प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। अब फॉस्फेट मतलब एटीपी बन रही है, फुल फॉर्म क्या है? एडेनिसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या बन रहा है? फॉस्फेट बन रहा है। तो आपने कहा कि फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, formation of phosphate in the presence of light is known as photophosphorylation। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। क्यों नॉन साइक्लिक है? देखो देखो क्या हो रहा है। हमने कहा कि यहाँ पर आपने कहा एंटीना जो है वो लाइट को, वो एनर्जी या फिर वो लाइट को भेजता है क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए भेजेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेगा, जिसमें एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। दूसरी चीज, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए में जाएगा। वेवलेंथ बढ़ गई है, एनर्जी कम होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा प्राइमरी, इसके अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पैराडॉक्सिन एफडी को ये इलेक्ट्रॉन देता है। एफडी क्या करता है? एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा ये? एनएडीपी से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एटीपी एनएडीपीएच एनर्जी की फॉर्म होती हैं। इनका यूज कहाँ पर होगा? जो डार्क रिएक्शन है वहां पर होगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए होगा, जो कि यहाँ पे स्ट्रोमा में होता है, जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, क्या चाहिए? CO2 चाहिए, एटीपी है, एनएडीपीएच चाहिए, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। चलो, ये तो है यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस। अब आपको ध्यान होगा स्ट्रोमल लैमेली की हमने बात की थी। इधर आओ थोड़ा सा। स्ट्रोमल लैमेली की बात की थी। स्ट्रोमल लैमेली जो है उसमें बस एक ही फोटो सिस्टम होता है, उसमें बस PS1 होता है, PS फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें फोटोसिंथेसिस, इसमें जो लाइट रिएक्शन है वो कैसे होगी? फोटोसिंथेसिस और डार्क लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन दोनों को हम कह रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो है लाइट रिएक्शन कैसे होती है। देखो, ये है थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये है यहाँ पे PS1। ये PS1 है, ये PS1 में आ गया है एंटेना, और ये आ गया रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एंजाइम्स है यहाँ पे, ये एफडी यहाँ पर
होगा। देखो अब इसने क्या किया, अब यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड तो नहीं है, तो ये फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो पिगमेंट तो ये भी ऐसा तो नहीं है कि अगर इसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है फोटो सिस्टम सेकंड से तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो प्राइमरी जो आपका रिएक्शन सेंटर है PS1 का, PS1 लिख लो, ये PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये देगा अपने क्या, किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, यहाँ पर ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसने FD को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो FD क्या करेगा, NADP प्लस से NADPH बना देगा, NADPH बना देगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हटा दो जरा, ये समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे ये ETC है, ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इनके नाम भी अलग अलग है, नाम हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी के लिए आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको पास करा देगा, ये इसको पास कराएगा, ये इसको पास कराएगा, एंड ये इसको पास कराएगा, और यहाँ पर ADP से ATP बनेगा। देखो, तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगी, ये समझो आप। अब ये साइकिल चल रही है ऐसे ही, और जब ये साइकिल चल रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का नहीं हो रहा है। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, किसमें, ये साइक्लिक प्रोसेस है, किसकी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसका नाम है। इसका नाम है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और इसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइकिल नहीं चल रही है ना, ठीक है, हो गया, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। इसको मैं इरेज कर दूं। अब यहाँ पर देखो, जो आपके पास क्वेश्चन छोटी क्लासेस में भी आता था, बड़ी में भी आएगा, डायग्रामेटिक वे में बोलो कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। ये बहुत इजी डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, आपने पहले भी बना रखा है, ये है। इक्वेशन में पूछा जाएगा तो इक्वेशन भी आपने पहले पढ़ी है, क्योंकि अब आपने काफी हाई लेवल पे पढ़ लिया है। अपने बुक में एक बार आप देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। डार्क रिएक्शन यहाँ पर हमने सोचा था कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा। ये जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि जो रॉ मटेरियल हैं आपके, वो कहाँ पे क्या काम करते हैं। अभी तक तो हमने यही बोला कि ये रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे इकट्ठा होते हैं। अब हमने ये बात की कि काम क्या करते हैं, जिसमें सनलाइट का काम, आपने पहले आपने क्लोरोफिल का काम देखा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सनलाइट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एनर्जी, ATP और NADPH के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अब आपने कहा पानी क्या करेगा, पानी टूट करके ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो डार्क रिएक्शन में, कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो डार्क रिएक्शन होती क्या है, डार्क रिएक्शन में एक साइकिल चलती है ऐसे, डार्क रिएक्शन में एक साइकिल चलती है, ये हर साइकिल में एक एक कार्बन जो है वो ऐड होता रहता है। पहली देखो, देखो पहली साइकिल में पहला कार्बन, दूसरी साइकिल में दूसरा कार्बन, तीसरी साइकिल में तीसरा कार्बन, चौथी साइकिल में चौथा कार्बन, ये पांचवी साइकिल में पांचवा कार्बन, और छठी साइकिल में छठा कार्बन। 6 कार्बन यहाँ पे जमा होकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज।
अच्छा, ये जो कार्बन इकट्ठा हो रहे हैं, ये कार्बन इकट्ठा कहाँ से हो रहे हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है प्लांट है, वहां से ये कार्बन इकट्ठा हो रहे हैं। तो इतना समझ में आया कि जो जितने भी रॉ मटेरियल आपने पढ़े हैं उनका काम क्या होता है, ये समझ में आया? तो ये डायग्राम एक बार जल्दी से बना लो, क्योंकि डायग्राम कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात कर लिया, आपने डायग्राम यहाँ पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, ये है थ्योरी पोर्शन जो हम पढ़ लेते हैं, रीड करना है जस्ट हमें। हमने कहा इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश itself by making its own food using a sunlight or a chemical, such mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Plant photosynthesize used light energy and are called photoautotrophs, and few bacteria use chemical to derive energy and are called chemoautotrophs. यानी कि यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाकर पोषण कर सकता है तो पोषण के ऐसे तरीकों को सुपोषी पोषण कहा जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके, और उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ हम कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं और उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है। देन हमने बात की है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने कहा फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड photosynthesis. During this process, solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Green leaves are the main site of photosynthesis. The green portion of the plant contains pigment chloroplast, a chlorophyll, green pigment. The whole process of photosynthesis can be shown by the following equation. Equation आपको यहाँ पे करनी है। क्या है प्रकाश संश्लेषण? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप अपना भोजन तैयार करते प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। पौधे के हरे भाग में वर्णक क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को एक इक्वेशन के रूप में आप दर्शा सकते हैं, आपको दर्शाना है। और ध्यान रखना, आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे फोटोसिंथेसिस के लिए वो बैलेंस करनी है। अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा है इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है, तो वो आप बैलेंस इक्वेशन वहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलो, क्या रॉ मटेरियल है ये सब आप जानते हैं, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है, वाटर है, ठीक है। ये क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या इवेंट्स होते हैं उनमें हमने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हरित लवक क्या करता है, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिट ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो यहाँ पे लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वहाँ पे, केमिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है, पानी टूटकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। रिडक्शन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। विच लीड्स टू स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल, जो कि पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या करता है, उसको इनिशिएट करता है। द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसका यूज किया जाता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने में। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगी फोटोसिंथेसिस में। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च में के रूप में संचित हो जाता है पत्ती में, या अदर जो यहाँ पे स्टोरेज का काम करते जो भाग वहाँ पे। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, और पानी का टूटना जो है वो लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। अब देखो क्या इवेंट है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को सक्रिय करती है जिससे पानी के अणु टूट जाते हैं। पानी के अणु टूटने से निकलने वाले हाइड्रोजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन में यहाँ पे इसके लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, क्योंकि उप उत्पाद का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ग्लूकोज हमें मेन प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज है।
कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, पत्ती और अन्य भंडारण भागों में जमा हो जाता है, और पानी के अणुओं का टूटना प्रकाश की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो ये इवेंट्स पढ़ो जरा, एक बार ध्यान से देखो। चलिए, तो यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज स्टोमेटा, यानी कि रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, देखो रंध्र हमने कहा था कि जो लीफ है उस पर छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होती हैं उनको रंध्र कहते हैं, और ये दो सेल से मिलकर के बने होते हैं। एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनका नाम यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल। इनके बाहर जो और भी सेल्स होती हैं जिनको सब्सिडिटरी सेल्स कहा जाता है। आप स्टोमेटा का डायग्राम देखेंगे, कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ओपनिंग है। ये यहाँ पे गार्ड सेल है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, जो सब्सिडिटरी सेल्स होती हैं ये वो पाई जाती हैं। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग देखो, स्टोमेटा क्या है और इनमें किन किन चीज़ों से मिलकर के बने हैं। आपने कहा कि स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से मिलकर के बने हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है एक बार वो देख लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है इनकी। सिंपल सा है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो वाटर पे डिपेंड करती है। जैसे कि एक स्टोमेटा है वो ऐसे क्लोज है, अच्छा शेप पे भी ध्यान देना, ठीक है, वो ऐसे है, ये है, ये स्टोमेटा क्लोज है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है वो अंदर जाता है, पानी गया अंदर। अब जब पानी अंदर गया, जब पानी भरेगा अंदर, तो पानी क्या करता है, इसकी वॉल पे यहाँ पे प्रेशर लगाता है। तो इसकी वॉल पे इस साइड को प्रेशर लगाएगा और इसकी वॉल पे इस साइड को प्रेशर लगाएगा। तो बेसिकली ऐसे ये क्या करेगा, इसको ऐसे बल्ज आउट करता है, खींचता है। जब इसे ऐसे बल्ज आउट किया जाता है, एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है स्टोमेटा कुछ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा ओपन हो गया है। अब चीजें इससे अंदर या इससे बाहर जा सकती हैं। अब क्या होगा, अब होता यह है कि जो पानी है ये बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये बाहर की ओर क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। जब बाहर की ओर मूव करेगा तो स्टोमेटा वापस से अपनी उसी कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस ही तो है। आपने कहा जो पानी जो है वो मूव कर रहा है, मूव इन कर रहा है या मूव आउट कर रहा है, उसी पे बेस्ड है यहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, चलो देखो एक बार, चलो यहाँ तक की बात अगर हो गई है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी भी चीजें हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या क्लोरोफिल जो है, या स्टोमेटा जो है, या लाइट और डार्क रिएक्शन जो है, या फोटो सिस्टम जो है, इनसे रिलेटेड अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, क्या आपको समझ में आ जाएगा? क्या आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो हम सेकेंड टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी प्रकार का पोषण। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। चलो, अब परपोषी प्रकार के पोषण में हमने कहा है ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है वो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पे या पादपों पे निर्भर रहते हैं, वो होता है यहाँ पे परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग प्रकार का होता है, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। ये एनिमल्स का एग्जांपल है कि खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर खाने का ब्रेक डाउन होता है। सैप्रोट्रॉप क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये फीड करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं यहाँ पे, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, चलो अब थोड़ा बात करते हैं सैप्रोफिटिक मोड, सैप्रोफिटिक नहीं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड अ ब्लू ग्रीन एल्गी अला
follow the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition can be further divided into 3 types: saprophytic, holozoic and parasitic nutrition. यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है विषमपोषी पोषण कहलाता है या परपोषी पोषण कहलाता है। हरे पादप, नीले हरे चावल के अलावा जो अन्य जीव हैं वो पोषण के परपोषी प्रकार के पोषण का क्या करते हैं यहाँ पे उपयोग करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी पोषण को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, होलोजोइक और परजीवी के रूप में। क्या क्या होते हैं ये देखो। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है जो यहाँ पे ऐसे जीव हैं जो मृत चीजों से या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं। तो आपने कहा इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म secrete digestive juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow a saprophytic nutrition. Some insect like housefly also follow the modes of nutrition. देखो saprophytic nutrition या मृतजीवी जो पोषण है वो वैसे ही फंगस में देखी जाती है। ये सड़े गले पदार्थों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। क्या तरीका होता है? सैप्रोफिटिक पोषण में जीव अपने भोजन पर पाचक रसों का छिड़काव करेगा। बाहरी पहले पाचक रस डालेगा, भोजन का पाचन बाहरी हो जाता है। अब वो उस पाचित भोजन को ग्रहण करता है। पचा हुआ भोजन फिर से जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है। सभी डिकम्पोजर्स सैप्रोफिटिक पोषण का पालन करते हैं। घरेलू मक्खियां जैसे कुछ कीड़े भी इस प्रकार के पोषण का पालन करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे आपने देखा है कि कहीं पर एक डेड बॉडी है, ठीक है, किसी भी जीव की, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वहां पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, पूरी स्किन गायब हो गई है। कैसे हुई? क्योंकि वो जो डिकम्पोजर थे उन्होंने उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया है। कैसे किया? ऐसे किया, पाचक रस का छिड़काव किया, वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद उस पाचित भोजन को ले लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल फंगस भी है। फंगस वहीं पे उगती है जहाँ पे सड़ी गली चीजें होती हैं, जैसे कि पत्ते हैं, जैसे घास है या लकड़ी सड़ी है या डेड बॉडी है, यहीं पे जो यहाँ पे फंगस है वो उगती है। तो ये है यहाँ पे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है देखो। In holozoic nutrition, the digestion happens inside the body of the organism. That is, after the food is ingested, most of the animals follow this mode of nutrition. इसमें क्या होता है कि खाने का जो पाचन है वो शरीर के अंदर होगा। पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर खाने का पाचन होता है। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन भी है, हम भी ऐसे ही करते हैं। तीसरा यहाँ पर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, एक जीव जो है वो दूसरे पे आश्रित रहेगा भोजन के लिए, लेकिन कैसे पे? जीवित जीव पे भोजन के लिए आश्रित रहेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पेट में जो कीड़े रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर रह करके जीवित रहते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे जूं, जैसे लिक, ये जो है शरीर के बाहर है और पोषण को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने इसके बारे में क्या पढ़ा? द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म फूड, यानी कि होस्ट, एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, नोन एज अ parasites, and this type of modes of nutrition is called parasitic nutrition. Example कसकटा and tick. अब देखा, वो जीव जो किसी अन्य जीव के अंदर या बाहर रहता है और उससे पोषण प्रदान करता है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कसकटा और टिक। तो ये है यहाँ पे परजीवी प्रकार का पोषण। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस में कैसे यहाँ पर परपोषी प्रकार का पोषण होता है और कैसे यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। तो एक बार आप लोग यहाँ तक की चीज़ें रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।